हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हिंदी ग्रामर में हम क्रिया और काल पढ़ेंगे। क्रिया और काल क्या होता है ये आप पहले पढ़ चुके हैं। क्रिया अर्थात जो भी काम चल रहा है, जो भी घटना घटित हो रही है। जैसे राम पढ़ रहा है तो वो पढ़ना एक क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, साकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। और काल के बारे में पढ़ेंगे। काल क्या होता है? जो भी क्रिया हो रही है उसके समय को बताने वाला काल कहलाता है। जो समय का बोध कराता है वो काल कहलाता है। और काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ आपके सामने 6 पिक्चर्स दिख रही हैं। पहली पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि पक्षी उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं क्यों लिखा हमने? क्योंकि बहुत सारे पक्षी हैं। मनीषा बैठी है, मनीष भागता है, असीम क्रिकेट खेलता है, किसान अन्न उगाता है, मदारी तमाशा दिखा रहा है। इन पिक्चर्स से क्या समझ में आ रहा है आपको कि कोई ना कोई क्रिया हो रही है। जैसे ऊपर के वाक्यों में उड़ रहे हैं, बैठती है, भागता है, खेलता है, उगाता है और दिखा रहा है। इन सभी शब्दों से कोई ना कोई काम के होने का पता चल रहा है। इस प्रकार के शब्द क्रिया कहलाते हैं। अर्थात क्रिया का अर्थ ही होता है कि कुछ भी काम होना। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिससे किसी भी काम के होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाती है। धातु क्या होता है? धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है ना, लेकिन इसका मूल रूप क्या है? पढ़ है। तो पढ़ना में जब हम पढ़ धातु में ना लगा देते हैं, इन धातुओं में ना जोड़कर क्रिया शब्द बनते हैं। अर्थात जब भी हम किसी भी धातु में ना शब्द जोड़ देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? वो क्रिया बन जाएगी। जैसे एक धातु है पढ़, पढ़ में हमने जोड़ दिया ना, तो ना जोड़ने से ये क्या बन गई? पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो जाएगी? पढ़ना एक क्रिया हो जाएगी। अभी हमने क्रिया पढ़ ली, धातु पढ़ ली। अब क्रिया जो अभी हमने पढ़ी है वो कितने प्रकार की होती हैं? क्रिया 2 प्रकार की होती हैं या क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आकर्मक क्रिया और दूसरी होती है साकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या होती है? दिए गए वाक्यों में उड़ रहे हैं, बैठती है, भागता है, ये कौन से वाक्य जो अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं ना, जिनकी हमने पिक्चर्स दिखाई थी आपको। उड़ रहे हैं, बैठती है, भागता है, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। और इनके साथ जब कर्म, इनके साथ कोई भी कर्म नहीं है क्योंकि पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी क्या हुआ? संज्ञा हो गई। उड़ रहे हैं क्या हुआ? एक क्रिया हो गई। तो इनमें कर्म एब्सेंट है ना, इसीलिए जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? आकर्मक। मतलब कर्म अनुपस्थित, अर्थात जिनमें कर्म नहीं होता वे आकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और इसके लिए हम एग्जाम्पल कई समझ सकते हैं। जैसे बच्चा रोता है, मैं सोता हूँ, तुम पढ़ते हो, ये सारी आकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। और साकर्मक क्रिया क्या कहलाती है? जिन शब्दों से दिए गए वाक्यों में, देखिए अभी जो हमने वाक्य पढ़े थे उनमें खेलता है, उगाता है, दिखा रहा है, शब्द क्या है? क्रियाएं हैं। और क्रिकेट, अन्य तमाशा, इन क्रियाओं के साथ कर्म लगे हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, असीम क्रिकेट खेलता है। यदि हम बोले असीम खेलता है तो असीम हो गया संज्ञा और खेलता है हो जाएगा क्रिया, तो वहाँ पर कर्म अनुपस्थित होता है। लेकिन यदि हमने बोला असीम क्रिकेट खेलता है, किसान अन्न उगाता है, मदारी तमाशा दिखा रहा है, मैंने पत्र लिखा,
गीतू ने रोटी खाई। इन सब में आप देखिए क्रिया भी है, संज्ञा भी है, लेकिन उनके साथ कर्म भी लगा हुआ है। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगता है उन्हें साकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के रूप में परिवर्तन। क्रिया के रूप में परिवर्तन कैसे होता है? लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। अब आप लोग लिंग समझते हैं, लिंग क्या होता है, वचन भी समझते हैं, कारक भी समझते हैं, इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो लिंग, वचन और कारक में जब भी परिवर्तन होता है तो इनके परिवर्तन होने से क्रिया भी बदल जाती है, क्रिया का भी रूप बदल जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वहाँ पे क्रिया के रूप में परिवर्तन समझ में आता है। अब लिंग परिवर्तन होने से कैसे? पुरलिंग, स्त्रीलिंग। देखिए इसमें पुरलिंग स्त्रीलिंग करके दिया हुआ है। यदि हमने बोला लिंग परिवर्तन होने से कैसे क्रिया बदलेगी, जैसे हम बोल रहे हैं प्रत्यूष पढ़ रहा है, तो प्रत्यूष क्या है? पुरलिंग है। और हमने बोला मितिशा पढ़ रही है, तो देखिए नाम में हुआ ना लिंग परिवर्तन होने से कि यदि यहाँ पे लड़का है प्रत्यूष तो वो पढ़ रहा है आएगा, और जब लड़की आएगी मितिशा एक गर्ल का नेम है तो वो पढ़ रही है। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे मितिशा पढ़ रहा है या प्रत्यूष पढ़ रही है, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए लिंग परिवर्तन होने के साथ क्रिया में भी परिवर्तन होता है। कमरा खुला है, कमरा पुरलिंग है ना, और अलमारी खुली है, अलमारी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। तो अलमारी खुली है, आप बोलिए अलमारी खुला है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए अलमारी खुली है। तो ये हमने फर्स्ट पढ़ लिया कि लिंग परिवर्तन होने से भी वचन क्रिया परिवर्तित होती है। अब सेकंड है इसमें कि वचन परिवर्तित होने से, वचन परिवर्तन होने से भी क्रिया का रूप बदल जाता है। कैसे? जैसे पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है तो हमने बोला पतंग उड़ रही है, और मान लीजिए आसमान में ज़्यादा पतंग उड़ रही हैं तो हम क्या बोलेंगे? पतंगें उड़ रही हैं। तब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि पतंगें उड़ रही हैं। पतंग का क्या हो जाएगा? पतंगें हो जाएगा। भंवरा गुनगुना रहा है, भंवरे गुनगुना रहे हैं। तो इसमें भी क्रिया का रूप बदल गया कि वचन परिवर्तन होने पर भी क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा पतंग उड़ रही है, तो पतंग का क्या हो गया? पतंगें उड़ रही हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा पतंग हो गई। भंवरा गुनगुना रहा है तो भंवरे गुनगुना रहे हैं। इसी प्रकार कारक में भी परिवर्तन होता है, कारक परिवर्तन होने पर भी क्रिया परिवर्तित हो जाती है। कैसे? जैसे दिया हुआ एग्जाम्पल, सुयश गेंद से खेल रहा है, सुयश ने गेंद से खेला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कारक परिवर्तन हुआ ना। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी ने कपड़े धोए। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात दी हुई है कि क्रिया के साथ, इसको भी हमको याद रखना है, क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिले तो वह क्रिया साकर्मक होती है। यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया आकर्मक हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जब भी कभी हम क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर किसी से क्वेश्चन करेंगे और यदि हमको उत्तर मिलता है तो वो क्रिया कौन सी होगी? साकर्मक, अर्थात जिसमें कर्म उपस्थित हो। और यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया आकर्मक होगी, जिसमें कर्म अनुपस्थित होता है। क्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्रिया क्या होती है। अब हम देखेंगे कि काल क्या होता है। काल आप इंग्लिश में भी पढ़ते आ रहे हैं, काल टेंस है ना। तो 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए, इनको ध्यान से देखिए। सलीम ने पुस्तक पढ़ी, ये सलीम है। सलीम ने पुस्तक पढ़ी, सलीम पुस्तक पढ़ता है, सलीम पुस्तक पढ़ेगा। तीनों समझ में आ रहे हैं ना। एक में सलीम ने पुस्तक पढ़ी मतलब पढ़ ली है, सलीम पुस्तक पढ़ता है मतलब अभी वो पढ़ रहा है, और थर्ड एग्जाम्पल में सलीम पुस्तक पढ़ेगा मतलब अभी उसने पढ़ी नहीं है, वो कुछ समय बाद पढ़ने वाला है। ऊपर लिखे वाक्यों में पढ़ना शब्द 3 रूपों में लिखा गया है। पहले वाक्य में पढ़ी
शब्द से पता चलता है कि पुस्तक पढ़ने का काम समाप्त हो चुका है। सलीम ने पुस्तक पढ़ी, तो हमको समझ में आ रहा है ना कि सलीम पुस्तक पढ़ चुका है। दूसरे वाक्य में पढ़ता है शब्द से क्या पता चल रहा है? सलीम पुस्तक पढ़ता है, मतलब वो अभी भी पुस्तक पढ़ रहा है। और जो तीसरा वाक्य है उसमें लिखा हुआ है पढ़ेगा। पढ़ेगा शब्द से क्या पता चल रहा है? सलीम पुस्तक पढ़ेगा, अर्थात पुस्तक पढ़ने का काम वो कब करेगा? आने वाले समय में करेगा, अभी उसने पढ़ी नहीं है। इस प्रकार क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले रूप को काल कहते हैं। क्रिया के होने के समय की, कि क्रिया कब हो रही है, हो चुकी है या क्रिया चल रही है या क्रिया होगी, इसके समय की जो सूचना देने वाला रूप होता है वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस, जो हो चुका है, बीत चुका है। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस, मतलब जो अभी चल रहा है। भविष्य काल अर्थात फ्यूचर टेंस, जो अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, जो होगा। भूतकाल क्या कहलाता है? भूतकाल, अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो चीज़ हो चुकी है। सलीम ने पुस्तक पढ़ी, मतलब ये एक बच्चा सलीम बैठा है, सलीम ने पुस्तक पढ़ी, मतलब ये पुस्तक पढ़ चुका है। राम ने खाना खाया। ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं जैसे पढ़ी, क्रिया कौन सी है इसमें? पढ़ना, खाना, है ना। क्रियाओं पढ़ी और खाया से पता चलता है कि पढ़ने और खाने का काम हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में हो चुकने का ज्ञान हो, मतलब ये पता चले कि जब हम ये बात कर रहे हैं उससे पहले वो चीज़ हो चुकी है, उसके बीते हुए समय में हो चुकने का ज्ञान होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे गया, किया आदि। वर्तमान काल, अभी हमने पढ़ लिया भूतकाल क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। तो देखो एक बच्चा बैठा है, वो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। एक पिक्चर दिख रही है ना, सलीम पुस्तक पढ़ता है, राम खाना खाता है। तो ये राम ही ये खाना खा रहा है। तो आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि अभी ये खा रहा है। तो जो भी चीज़ चल रही है, जैसे इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं पढ़ता है और खाता है से पता चलता है कि पढ़ने का और खाने का काम अभी भी चल रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जाता हूँ, करता हूँ, मतलब जो चीज़ अभी भी चल रही है। जैसे मैं आपको ये पढ़ के समझा रही हूँ, तो ये मैं आपको वर्तमान काल में समझा रही हूँ। जो भी काम चल रहा है, आप सुन के समझ रहे हो तो आप वर्तमान काल में समझ रहे हो। तो जो भी चीज़ चलती रहती है, कंटिन्यू अभी हो रही है, वो वर्तमान काल में कहलाता है। फिर आता है भविष्य काल। तो भविष्य काल क्या कहलाता है? भविष्य अर्थात फ्यूचर टेंस, जो भी काम अभी हुआ नहीं है पर होगा। जैसे सलीम पुस्तक पढ़ेगा, राम खाना खाएगा। ये देखो राम खड़ा है, उसके सामने खाना रखा है, अभी उसने खाया नहीं है। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं पढ़ेगा और खाएगा से पता चलता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है, मतलब जब आने वाले समय में वो चीज़ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। जैसे आऊँगा, करूँगा आदि। अब अभी मैंने जब आपको क्रिया पढ़ाई थी, तो क्रिया के बाद जब मैंने बताया था कि क्रिया 2 प्रकार की होते हैं, साकर्मक और आकर्मक, तो ये एक्सप्लेन किया। अब जब आप
क्रिया के इनमें देखेंगे कि जो साकर्मक क्रियाएं हैं वो भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो जैसे क्लास 5th में आपको बस क्रिया के 2 प्रकार पढ़ने होंगे, साकर्मक, आकर्मक, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण। लेकिन क्लास 6th में आपको साकर्मक क्रियाओं के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, तो वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए कि साकर्मक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। साकर्मक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या होगा? जब क्रिया में एक ही कर्म हो, जैसे साकर्मक में क्या होता है, जिसमें कर्म होता है क्रिया के साथ, तो वो साकर्मक होगी। लेकिन जो इनके प्रकार हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, तो एक कर्मक में क्रिया में एक ही कर्म होगा और द्विकर्मक में क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं। एक कर्मक में एक कर्म नाम के अकॉर्डिंग ही है। तो एक ही कर्म कैसे होगा? जैसे दर्जी कपड़े सीता है, दर्जी हो गया संज्ञा, सीता है मीन्स सिलता है, ये हो गई क्रिया, सिलना क्रिया हो गई, और कपड़े यहाँ पर कर्म हो गया। वह चित्र देखता है, वह हो गया संज्ञा, देखना हो गया क्रिया, और चित्र हो गया यहाँ पर कर्म। तो इनमें एक ही कर्म है, तो ये एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन वाक्यों में एक एक ही कर्म है, जैसे कपड़े और चित्र, इसलिए ये एक कर्मक क्रियाएं हैं। और द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं, अर्थात जिन क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। जैसे माता ने बालक को वस्त्र पहनाए, दादी बच्चों को कहानी सुनाती हैं। तो यहाँ पे माता और दादी क्या हो गई? संज्ञा हो गई, और पहनाना और सुनाना क्रिया हो गई। और बीच में जो आया है, जैसे पहले वाक्य में आया है बालक भी आया है, वस्त्र भी आया है, तो बालक और वस्त्र 2 कर्म हो गए। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में बच्चों और कहानी भी 2 कर्म हो गए। अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं पहनाए और सुनाती हैं, तो ये क्या होंगे? द्विकर्मक। अर्थात जब एक कर्म का यूज हो क्रिया के साथ तो एक कर्मक क्रिया, और जब क्रिया के साथ 2 कर्म का यूज होता है, उपयोग होता है, तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा गौण। ये भी ध्यान रखिए कि द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य होता है, मेन होता है, और दूसरा क्या होता है? गौण होता है। गौण कर्म के साथ को विभक्ति लगती है और वह मुख्य कर्म से पहले आता है। मतलब जब 2 कर्म होते हैं तो उसमें एक मुख्य होता है और एक गौण होता है। गौण कर्म को विभक्ति के साथ लगती है और मुख्य कर्म के पहले, मतलब मुख्य कर्म बाद में आता है, पहले गौण कर्म आता है। मुख्य कर्म सदा क्रिया के साथ आता है, तभी तो वो मेन है। जैसे ऊपर के वाक्य में बालक गौण कर्म हो गया और वस्त्र क्या हो गया? मुख्य कर्म हो गया। दूसरे वाक्य में बच्चों गौण कर्म हो गया क्योंकि ये पहले भी आया है, और कहानी मुख्य कर्म हो गया क्योंकि ये बाद में आया है, क्रिया के साथ आया है। तो ये मुख्य कर्म और गौण कर्म में डिफरेंस हो गया कि क्या इनमें अंतर होता है। अब देखिए अपूर्ण आकर्मक क्रिया क्या होती है, तो इसके लिए 2 एग्जाम्पल देखिए। महात्मा गांधी थे, वह है, इन वाक्यों में थे और है क्या है? क्रियाएं हैं। व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण होते हुए भी जब तक इन वाक्यों के साथ संज्ञा या विशेषण नहीं जोड़ा जाता तब तक इनके अर्थ में पूर्णता नहीं आती। इस कमी को पूर्ण करके इन्हें हम इस प्रकार देख सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अपूर्ण, महात्मा गांधी सत्यवादी थे, वह लड़की है। अतः जिन वाक्यों में कर्ता के होते हुए भी पूर्ण अर्थ का बोध नहीं होता उन्हें अपूर्ण आकर्मक क्रियाएं कहते हैं। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है? तुम मुझे देखो, तुम मुझे लिखो, मैं तुम्हें मानता हूँ। इन वाक्यों में क्रिया और कर्म के होते हुए भी
भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। यदि इन साकर्मक क्रियाओं के साथ क्रमशः पत्र और समझदार शब्द लगा दिए जाएं तो सारा अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। जैसे तुम मुझे पत्र लिखो, इसमें हमने पत्र जोड़ दिया, और मैं तुम्हें समझदार मानता हूँ, इसमें हमने समझदार जोड़ दिया। तो अतः जिन क्रियाओं में कर्ता और कर्म के होते हुए भी पूर्ण अर्थ का बोध नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? अपूर्ण साकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अब हम देखेंगे पूरक क्या होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अपूर्ण साकर्मक और अपूर्ण आकर्मक, दोनों ही अपने आप में पूर्ण नहीं होते, इसलिए इन्हें हम अपूर्ण कहते हैं। तो अब पूरक देखेंगे क्या होता है। अपूर्ण आकर्मक या अपूर्ण साकर्मक क्रियाओं के अर्थ, अभिप्राय मतलब उससे हम क्या समझ रहे हैं उसको स्पष्ट करने के लिए जो संज्ञा या विशेषण शब्द जोड़े जाते हैं, मतलब इनमें क्या हमको समझ में आ रहा है उसको यदि हमको स्पष्ट करना है तो जो भी हम उसमें जोड़ रहे हैं उसको स्पष्ट करने के लिए जो भी संज्ञा या विशेषण शब्द जोड़ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें पूरक कहा जाता है। साकर्मक क्रियाओं के पूरक को कर्म पूरक और आकर्मक क्रियाओं के पूरक को कृत पूरक कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि पूरक तो हम दोनों में जोड़ रहे हैं, अपूर्ण आकर्मक में भी, अपूर्ण साकर्मक में भी, लेकिन जो हम अपूर्ण साकर्मक क्रियाओं में जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं कर्म पूरक, और जो हम आकर्मक क्रियाओं के पूरक जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत पूरक कहते हैं। आकर्मक क्रिया को यदि साकर्मक बनाना है तो उसके लिए कुछ नियम्स आपकी 6th की बुक में दिए हुए हैं, तो वो नियम्स आप टेबल उसकी देखकर पढ़ लेंगे। कुछ मैं बता देती हूँ। जैसे साधारणतः यदि 2 वर्ण वाली कुछ धातुओं के अंतिम में यदि आ है उसको दीर्घ कर देने से साकर्मक क्रिया बन जाती है। यदि हम उसको दीर्घ कर देंगे मतलब बड़ा आ कर देंगे, जैसे उठ धातु में यदि हमने ना धातु लगा दी, उठ में यदि हमने ना लगा दिया तो वो आकर्मक बन गया उठना, और यदि हमने उठाना कर दिया, ठा में भी आ की मात्रा कर दी, उसको दीर्घ कर दिया तो वो साकर्मक बन जाएगा। चल, चलना, चलाना, चलना होगा आकर्मक, चलाना होगा साकर्मक। गिर धातु का आकर्मक हो जाएगा गिरना और साकर्मक हो जाएगा गिराना। लिख में आ जाएगा लिखना और साकर्मक हो जाएगा लिखाना। इसी प्रकार सेकंड भी देख लीजिए कि कभी कभी 2 वर्ण वाली आकर्मक क्रियाओं के प्रथम स्वर को दीर्घ करने से भी साकर्मक बन जाता है। यदि प्रथम वाले को हम दीर्घ कर दे, जैसे लिखा है मर धातु, तो मर धातु मरना, मर में ना जोड़ देंगे तो वो आकर्मक हो जाएगा, और प्रथम धातु अर्थात माँ को हम दीर्घ कर दें मतलब बड़ा बना दें तो साकर्मक बन सकता है। यदि हम माँ में आ की मात्रा लगा दें मारना तो वो हो जाएगा साकर्मक। लुट, तो लुटना, और लुटना छोटा लू है उसमें यदि हम लूटना बड़ा ऊ की मात्रा कर दे तो लूटना तो वो साकर्मक बन जाएगा।